ठीक है, तो आज हम लोग नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चर, जो इकोनॉमी के ही पार्ट में आएगा और उसमें स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, मेनली यूपीएससी प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग जब एग्रीकल्चर की बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के भी दो पार्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के इनपुट्स और एग्रीकल्चर के आउटपुट्स। तो हम लोग पहले इनपुट वाला सेक्शन देखेंगे। एग्रीकल्चर के इनपुट में जैसे सॉइल हो गया, लैंड, वाटर, ठीक है, तो वो सारे जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट हैं इनपुट के एग्रीकल्चर के, उससे रिलेटेड सारे डेटा और उससे रिलेटेड सारी स्कीम्स देखेंगे। तो पहला तो हम लोग ये पता है कि इंडिया को क्या टारगेट था, इंडिया ने क्या टारगेट किया था कि हमें फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल करनी है। कब तक करनी थी आप लोग बोल सकते हैं, कब तक डबल करनी थी? 2022 से 2023 और बेस ईयर था 2015-16। ठीक है, ये एक डेटा है कि डबल फार्मर्स इनकम करनी थी 2022 से 23 20 यहाँ तक करनी थी। और एग्रीकल्चर में अगर देखें तो हमारे दो एसडीजी इंपॉर्टेंट है, एक एसडीजी 1 एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स और एसडीजी 2 एलिमिनेट ग्लोबल हंगर, प्रोटेक्ट इंडिजिनस सीड एंड क्रॉप वैरायटीज, डबलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड स्मॉल फार्मर्स इनकम बाय 2030। ठीक है, तो हम लोग एसडीजी 2 ऐसे ही पढ़ लेते हैं, जीरो हंगर, लेकिन इसका एलैबोरेटेड यही है कि हमें इसमें इंडिजिनस सीड्स को भी प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, ग्लोबल हंगर तो हटानी ही है, क्रॉप वैरायटीज को प्रोटेक्ट करना है, फार्मर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डबल करना है और स्मॉल फार्मर्स इनकम को बढ़ाना है बाय 2030। ठीक है, अब एक मॉडल है डुअल इकोनॉमी मॉडल, किसका? सर आर्थर लुइस का। इनका मानना है कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी के तीन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो हम लोग जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है हम लोग एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाते हैं, प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर से, सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चर, उसके बाद टर्शियरी यानी कि सर्विस सेक्टर। तो उनका जो डुअल इकोनॉमी मॉडल है, इनका कहना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या होता है, पहला लेबर्स मूविंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी वैसे वैसे लेबर्स एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाएंगे। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कम होने लगता है, बाकी सेक्टर्स में बढ़ने लगता है। ठीक है, कभी पूछा है कि अगर सर आर्थर लुइस का डुअल इकोनॉमी मॉडल का क्या मतलब है? यही दो चीजें हैं कि लेबर जंप कर जाते हैं दूसरे में और एग्रीकल्चर जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। अब यही चीज हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडियंस का जो जो लेबर की बात हो रही है ना, तो इंडियंस इन एग्रीकल्चर क्या है, स्टेडिली फॉलिंग, धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे कि 55% था 2011 में इंडियंस जो एग्रीकल्चर में थे, इस समय 2018 का जो लेटेस्ट डेटा है 42% है जो लेबर इंडियन एग्रीकल्चर में है। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। ठीक, और फिर जो दूसरी चीज थी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो जो हमारे यहाँ का ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का वो अप डाउन हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, एल नीनो अगर आ गया तो उसकी वजह से कम हो जाता है, बारिश ज्यादा हो गई तो उस समय बढ़ जाता है। तो मनमोहन सिंह जी ने जो टारगेट दिया था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो था 4% टारगेट। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट होना चाहिए, तब अच्छा माना जाएगा कि एग्रीकल्चर हम लोग का बूमिंग है। और फिर अगर मनी वाइज हम हाईएस्ट प्रोडक्शन देखें हमारे एग्रीकल्चर में, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्रॉप्स का होता है, फिर लाइव स्टॉक, फिर फॉरेस्ट्री और फिर फिशिंग। ठीक है, तो हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, ये हो गया एग्रीकल्चर और ये हो गया एलाइड सेक्टर्स, तो उसमें मनी वाइज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्रॉप्स का है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो लेटेस्ट डेटा है हम लोग का, इंडिया जो है मिल्क में नंबर 1 है प्रोड्यूसर में, वर्ल्ड का 1/5 प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। ठीक, वेजिटेबल ऑयल में हम लोग नंबर 1 इम्पोर्टर हैं। ठीक है, अभी जो यूएसए से डील हुई है उसमें भी सोयाबीन ऑयल की बात हो रही है कि हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। ज्यादातर हम लोग शायद ब्राजील या चाइना से हम लोग इम्पोर्ट करे थे, अब यूएसए से भी करना है अच्छे अमाउंट में। शुगर जो है हम लोग नंबर 2 पे है प्रोड्यूसर में और नंबर 1 पे है कंज्यूमर में। ठीक है, उसके बाद
फिशरीज में हम लोग नंबर 2 पे हैं प्रोड्यूसर में। एक्सपोर्ट में 40,000 प्लस करोड़ का हम लोग का पर एनम का है फिशरीज में, ठीक है, ओके। उसके बाद एग्स में नंबर 3, मीट पे नंबर 8 प्रोड्यूसर है, ठीक। सेंसस 2011 के हिसाब से 54.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में है, तो मोर देन 50% हमारा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में अभी भी है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और एनिमल और फिश मिनिस्ट्री, इन दो मिनिस्ट्रीज हैं, इन दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, ये ईयर बुक इन्फॉर्मेशन है, ठीक। और एनिमल एंड फिश मिनिस्ट्री में एक डेयरी डिपार्टमेंट है और एक फिशरीज डिपार्टमेंट है। पहले ये अलग अलग, पहले एक साथ थे, अब इन लोगों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में अगर हम देखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी हैं, स्टैट्यूटरी मतलब जो जिनके पीछे एक लॉ होता है, लीगल स्टेटस होता है, तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको एनसीडीसी भी कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, ये सारी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक। ऑटोनॉमस में नेफेड और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, ठीक है, इनको ऑटोनॉमस या कोऑपरेटिव दोनों कहेंगे। और अटैच्ड में नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी और सीपीएससी मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यूपीएससी में कभी कभी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें यही पूछ लेते हैं कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ सीपीएससी या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। फिर रिसर्च डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट हो गए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये सारे इसमें बॉडीज हो गई। इसके दूसरा डिपार्टमेंट जो रिसर्च डिपार्टमेंट में, उसमें ऑटोनॉमस में क्या है, आईसीएआर, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके अंदर ऑटोनॉमस बॉडी है, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी है आईसीआर। जितनी भी रिसर्च होती है जो हमारे यहाँ नई नई जो कोई हाइब्रिड सीड्स वगैरह बनते हैं तो ये लोग आईसीएआर ही करता है, ठीक। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये कहाँ बनी है, इम्फाल में है, मणिपुर में, पूसा बिहार और झांसी यूपी। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर में है, ये 3 जगह दी हुई है। उसके बाद मिनिस्ट्री की जो हमारी फिशरीज मिनिस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग वाली, वो 2019 में बनी है मिनिस्ट्री, नई मिनिस्ट्री है। इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है वो इसमें क्या क्या आता है, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया मुंबई में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग केरला में, ठीक है। इसमें और भी है, वो बाद में ऐड कर देंगे, इसमें 2-4 बॉडीज और भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपार्टमेंट जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो फिशरीज एनिमल मिनिस्ट्री का, उसमें जो है स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ठीक है। बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा कौन सी है। उसके बाद अब आता है टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमारे यहाँ 8.5 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और उसमें मेंबर्स कितने हैं, 29 करोड़। कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, 8.5 लाख लगभग रजिस्टर्ड है वो भी, और 29 करोड़ मेंबर्स हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, एक तो इसमें मेंबरशिप वॉलंटरी होती है, ठीक है, आपका मन हो तो आप मेंबर बने, नहीं तो नहीं बने। लीगल स्टेटस होता है, फॉर्म्ड बाय, लीगल स्टेटस तब मिलता है जब हम कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, उसमें मिनिमम 10 मेंबर्स हैं, और रजिस्टर्ड कहाँ है, या तो स्टेट लॉज में या यूनियन के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में 2002 वाला। तो ये हो गया एग्जाम्पल आपका नाफेड, ठीक है, ये चीजें हो गई। इसमें इक्वल वोट मिलता है, सबके जितने मेंबर्स है सबका इक्वल वोट है। वेलफेयर मोटिव होता है, इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता कि प्रॉफिट हमें कमाना है, वो मोटिव नहीं होता है, और गवर्नमेंट से सपोर्ट भी रहता है। ये सारे फीचर्स हो गए आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के। मिनिस्ट्री ऑफ जो कोऑपरेटिव्स है, जो हमारी कब बनी है, जिनके अमित शाह जी मिनिस्टर है, 2021 में आई है शायद मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, या 2023 में, अभी देखेंगे आगे होगा। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज 2002, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, 1963 में बना था, और ये देखता क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, सीड्स, फर्टिलाइजर इनपुट्स, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज,
डेयरी, लाइवस्टॉक, हैंडलूम, सेरिकल्चर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें वो ऑर्गेनाइज एनसीडीसी देख रहा है, ठीक है? उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये दिल्ली में है। और वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, VAMNICOM, ये पुणे में। ये सारी बॉडीज कहाँ है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के अंडर में आती है, ठीक। अब एक करंट था हमारा 2025 का कि त्रिभुवन नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बन रही है। त्रिभुवन पटेल जो थे वो, इन्होंने ये कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन में उन्होंने बहुत पायनियर रोल निभाया था। यही जाके बन गई आगे अमूल, ठीक, 1946 में बनी थी, ठीक है। और अमूल किसके वो से बनी? वर्गीस कुरियन की वजह से, ठीक है। तो 2025 में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट आया है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री लाई है ये वाला एक्ट। इसका क्या एम है? एम टू ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जो आणंद में है गुजरात में, एज त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। तो ये मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जिसको IRMA भी कहते हैं, ठीक, IRMA भी कहते हैं। इस इंस्टीट्यूट को हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है एज त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। इसी वजह से इसका पीछे का दिया हुआ है कि ये 1946 में बनी थी, त्रिभुवन दास पटेल ने बनाई थी, और यही आगे जाके अमूल में इवॉल्व हो गई, ठीक। फिर नेशनल टर्मरिक बोर्ड अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये जो बोर्ड है, टर्मरिक मतलब हल्दी, नेशनल टर्मरिक बोर्ड अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री 2025 में बनाया गया। निजामाबाद में बनाया गया, तेलंगाना में, ठीक है। इसको गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं। टर्मरिक कितने स्टेट्स में होती है हमारे यहाँ? 20 स्टेट्स में। उसमें से कौन कौन से हैं? MP, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय एटसेट्रा। मेघालय में इसको एक लाकाडोंग टर्मरिक है जो मेघालय में फेमस है। हमारे यहाँ 30 तरह की वेराइटीज हैं जो इंडिया में ग्रो होती हैं, उसमें से एक वैरायटी ये है लाकाडोंग टर्मरिक, जो मेघालय में फेमस है, ठीक। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आ गया लैंड। हमने बताया ना एग्रीकल्चर इनपुट की बात हो रही है, तो अब हम एग्रीकल्चर का पहला इनपुट क्या है? लैंड। लैंड होगी तभी उस पर एग्रीकल्चर होगा। तो हमारे यहाँ वर्ल्ड की मोर देन 17% पॉपुलेशन है जो कितने परसेंट लैंड पे रह रही है? 2.5%। कोई भी मेंस का आंसर हो, इस एग्रीकल्चर या लैंड से लिखना हो, ज्योग्राफी का आंसर हो, ये डेटा हमेशा याद रहना चाहिए कि मोर देन 17% ऑफ आवर पॉपुलेशन, ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज लिविंग ऑन 2.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स लैंड, ठीक है। और हम तो अभी हम लोग सबसे पॉपुलस कंट्री भी बन चुके हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं लैंड में? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, स्मॉल साइज फार्म्स है, ठीक, नॉट कंड्यूसिव फॉर फार्म मशीनरी। देखिए जो USA वगैरह में एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वहाँ पे ये लैंड फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जब बड़ा फार्म साइज होगा तो वहाँ पे मशीनरी यूज हो सकती है, मशीनरी ज्यादा यूज होगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ेगी, मैनुअल लेबर से ज्यादा होगी। पर लैंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से स्मॉल साइज फार्म्स होते हैं, जिसकी वजह से फार्म मशीनरी के लिए हमारी लैंड्स कंड्यूसिव नहीं होती हैं, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है। एवरेज साइज ऑफ फार्म क्या है हमारे यहाँ? रिड्यूस हो गया है, 0.725 हेक्टेयर्स था 2003 में, जो लैंड फ्रेगमेंटेशन होते होते कितना हो गया है? 0.512 हेक्टेयर्स 2019 में। ये डेटा एकदम ऑथेंटिक डेटा है, उसको याद कर सकते हैं। 86% ऑफ एग्रीकल्चरल फैमिलीज के पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ फार्म है। तो अगर 100 फैमिलीज हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उसमें से 86% ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स, 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है उनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए। तो सॉल्यूशन क्या क्या है? हमें क्या करना चाहिए, या फार्मर्स को, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको एक तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में चले जाना चाहिए बाय सेलिंग देयर लैंड टू बिग फार्मर्स। तो इससे क्या हो जाएगा? लैंड कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो लैंड कंसोलिडेशन एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक लैंड रिफॉर्म्स हो गया, और एक हो गया लैंड एक्विजिशन। 3 टॉपिक्स होते हैं, मतलब तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लैंड कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ा करना। तो पता है अगर इतनी ज्यादा छोटी छोटी हमारे पास फार्म साइज है, तो क्या करना चाहिए कि हम उन सबको, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, उनको अपनी एक बड़े फार्मर्स को अपनी जमीन सेल करके दूसरे सेक्टर में चले जाना चाहिए, ठीक।
तो उनकी ये होगा कि वो छोटी, क्योंकि छोटी फार्म साइज़ जो होता है, काम नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं होती है उसमें। मशीन हम चला नहीं सकते थे छोटे साइज़ में और वो फर्दर डिवाइड होती जाती है। तो एक ये सॉल्यूशन हो गया, उससे क्या होगा, लैंड कंसोलिडेट हो जाएगी, ठीक? दूसरा होता है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लैंड रिफॉर्म्स का। लैंड रिफॉर्म्स आया था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। उसमें क्या था कि लैंड सीलिंग लगाई गई थी और जो रिच फार्मर्स के पास, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, उनको पुअर फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया था, ठीक है? तो वो हो गया लैंड रिफॉर्म्स। और तीसरा हो गया लैंड एक्विजिशन, कि जब गवर्नमेंट एक्वायर कर देती है कोई फार्मिंग जो लैंड होती है फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये 3 अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक? अब लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, तो क्या-क्या लैंड रिफॉर्म्स हुए थे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद? विनोबा भावे's भूदान मूवमेंट हुआ था, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग कराई गई थी, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी आया था, जिसमें क्या था, जो पट्टा था उसको अ, मतलब पट्टा मतलब जो वो एक पीस ऑफ लैंड होता है ना, तो वो उसकी ओनरशिप उन लोग को दी जा रही थी, जो उस पट्टे पे कल्टीवेशन कर रहे थे फॉर द लास्ट 75 इयर्स, ठीक है? तो पट्टा ओनरशिप उनको मिल जाती थी। लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइज़ेशन आया, टेनेंट प्रोटेक्शन आया और ज़मींदारी एबॉलिशन आया। तो ये सारे लैंड रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंस के बाद हमारे हुए हैं और लैंड हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है? अब लैंड क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर उस पे लॉ नहीं बना सकता, तो उसने मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 में बनाया कि आप इस ये मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग अपने स्टेट में आप लॉज़ बनाइए। तो क्या होता है इसमें, क्या था, क्या-क्या पॉइंट्स थे? प्रोटेक्ट लैंड ओनर फ्रॉम इल्लीगल ऑक्यूपेशन बाय टेनेंट फार्मर। अगर कोई आपका टेनेंट है, जो फार्मर है, जो काम कर रहा है, तो वो इल्लीगल तरीके से आपके लैंड को ओनरशिप ना ले रहे, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। टू हेल्प टेनेंट फार्मर गेट बैंक लोन्स यूजिंग लीजिंग एग्रीमेंट एज़ प्रूफ। तो ये सारे इसमें वो थे, मतलब इसमें प्रोविजंस थे, ठीक? अब दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये 2008 में आया था। कौन लाया था? बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। रूरल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स बना, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स थे उनको डिजिटाइज किया गया। इससे हुआ क्या? एक तो कोर्ट में केसेस में कमी आ गई, ठीक? इसमें क्या हुआ, हेल्प कीपिंग ट्रैक ऑफ लैंड सीलिंग, जो भी लैंड सीलिंग लगाई गई थी उसको ट्रैक करने में आसानी हो गई डिजिटाइज करने से, और इससे बेनामी ट्रांजैक्शंस कम हो गए, ठीक? और बस इतना ही, इतनी तो मेन चीज़ है। और फिर ये तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% फंडिंग यूनियन कर रहा है इसका, और इसी में यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी प्रोवाइड कराया गया, जिसको यूएल पिन कहते हैं, टू ईच लैंड, ठीक? हर लैंड को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया, ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में, ठीक है? और इस लैंड रिकॉर्ड्स को कई सारी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, 2000 किसी में तो पूछा गया है। तो उसमें यही था कि उसमें लैंड रिकॉर्ड्स को बाकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया गया है कि नहीं कराया गया, तो येस इट वाज़। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए आपके नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन में। अब फार्मिंग की बात करें, लैंड से रिलेटेड, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है। एक होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग और एक होती है कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, जो फार्मर होता है वही ओनर होता है, ठीक? लेकिन जो फार्मिंग की एक्टिविटी कर रहा है, उसमें वो कोऑपरेटिव तरीके से काम करेगा। तो ओनली द एक्टिविटी ऑफ फार्मिंग इज़ डन इन अ कोऑपरेटिव मैनर, ये हो गई कोऑपरेटिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है, सोशल ओनरशिप ऑफ लैंड होती है, किसी एक फार्मर की लैंड नहीं होती। फार्मिंग एक्टिविटी के साथ-साथ ओनरशिप भी को वो उनको साथ में करनी होती है। वहाँ पे एक अकेला फार्मर है, कि जैसे हम 4 लोग हैं, तो उसमें से एक फार्मर ओनर है और बाकी 4 जब खेती करते हैं, तो वो साथ में कर रहे हैं। यहाँ पे वो जो 4 लोग हैं, वो चारों लोग ओनर हैं और चारों लोग मिलके काम करेंगे इस पे। ये हो गई कलेक्टिव। ये स्टालिन ने शुरू करा था यूएसएसआर में, ठीक है? उसके बाद इससे क्या होता था, आउटपुट बेटर आता है इसमें। इसमें क्या होता है, फार्मर अलाउड टू ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स, सबसिस्टेंस फार्मिंग, एग्जांपल कोलकोज मॉडल इन यूएसएसआर। देखिए, आउटपुट इसमें लेस आता है। एक तो इसमें 4 लोग हैं, चारों की ओनरशिप है एक लैंड पे, ठीक? जो खुद के लिए, तो वो इसलिए ओनरशिप है उनकी, और जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पे, वो बेचने के पर्पज़ से कर रहे हैं। उनके खुद के लिए बहुत छोटे-छोटे प्लॉट्स उनको प्रोवाइड कराए जाते थे कि आप इस प्लॉट पे अपने खुद के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग करिए, अपनी खेती के लिए, अपने खाने-पीने के लिए। तो उससे होता क्या था, एक तो आउटपुट कम आएगा, ऊपर से जब आप 4 लोग एक लैंड पे ओनरशिप रखे हुए हैं, तो किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, है ना? तो वो लोग काम ऐसे ही करेंगे कि भैया मेरी तो ज़मीन है नहीं, तो हम
कुछ भी, कैसे भी बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम नहीं करते थे। इसी का मॉडल उसमें दिया हुआ है, जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, उसमें ये दिया हुआ था, रॉटन फ्रूट्स, कोलकोज मॉडल इन यूएसएसआर। तो यूएसएसआर में क्या हुआ था, जब ये मॉडल ये कलेक्टिव फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट आया था और जब सोशल ओनरशिप थी, तो उसमें लोग क्या करते थे, जब जैसे अगर सेब उन्होंने खरीदा और मतलब सेब उन्होंने उगाया, तो जब पैकिंग वगैरह होती थी, तो उसमें सड़े हुए सेब भी वो लोग अच्छे सेबों के साथ पैक कर देते थे, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है, हमारी खुद की तो जमीन है नहीं, तो हम लोग जब बेचेंगे उसमें पैसा बटना ही है। तो ये कोलकोज मॉडल यूएसएसआर का बहुत फेमस है, कलेक्टिव फार्मिंग की, ये डिसएडवांटेज में आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो रॉटन फ्रूट्स वाला है। फिर अब ये आया कॉन्सेप्ट स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये यूपीएससी 2023 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का क्या मतलब है? इट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट बाय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम बार-बार आएगा, IRRI, ठीक, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, कहाँ पे? 2 विलेजेस थे ओडिशा के, ठीक। इसमें क्या था, स्मॉल लैंड होल्डर्स ज्वाइन एंड डिसाइड टू ग्रो 1 to 2 क्रॉप, synchronize all the agricultural operations, seed to selling as a group and gain higher bargaining power while dealing with seed input, sellers, APMC, grain buyers, etc. इसमें क्या था, इसे एक तरह की कलेक्टिव फार्मिंग की तरह है कि छोटे-छोटे जो लैंड होल्डर्स हैं वो एक साथ मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि हमें कौन-कौन सी क्रॉप उगानी है। उसके बाद जब कभी इनपुट चाहिए हो, आपको सीड चाहिए हो, फर्टिलाइज़र चाहिए हो या आउटपुट, जब हमें एपीएमसी में सामान बेचना हो, तब एज़ अ ग्रुप वो बार्गेन करते हैं। जब आप ग्रुप में बार्गेन करेंगे तो जो सामने वाला इंसान है, वो आपसे मनचाहा दाम नहीं ले पाएगा। क्योंकि एक सिंगल आप जाएँगे तो आपको हो सकता है महँगा बेचना पड़े, मतलब सस्ते में ही बेच देना पड़े। जब एज़ अ ग्रुप ये लोग जाते हैं, तो उनकी उनकी जो प्रोड्यूस है उसकी कीमत अच्छी मिलती है। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा था। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ठीक है? ये कलेक्टिव फार्मिंग से ही मिलता-जुलता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग से मिलता-जुलता है। फिर ट्रक फार्मिंग क्या होती है या मार्केट गार्डनिंग क्या कहते हैं? कौन-सा कॉन्सेप्ट है? स्मॉल स्केल फार्म प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स टू सेल टू अर्बन कंज्यूमर्स एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है? तो छोटे-छोटे स्केल पे फार्मिंग करी जाती है और जो किसके लिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के लिए, जो डायरेक्टली अर्बन कंज्यूमर्स या अर्बन रेस्टोरेंट्स में बेचा जाता है। ये ऑपरेट कहाँ से करते हैं? अर्बन या सब अर्बन एरियाज़ में ही होते हैं, रूरल एरियाज़ में नहीं होते हैं। जैसे नीदरलैंड्स में ट्यूलिप्स की फार्मिंग होती है, ट्रक फार्मिंग भी क्या कहते हैं उसको। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ ईस्ट यूएसए में, मेडिटेरेनियन रीजन्स में ट्रक फार्मिंग होती है, ठीक है? ट्रक फार्मिंग इसको क्यों कहते थे? क्योंकि ट्रक्स जो प्रोड्यूस होता था वो ट्रक्स के थ्रू जाता था मार्केट्स में, इस वजह से इसको ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। अब आ गया दूसरा इनपुट, पहला था लैंड, अब दूसरा है सीड्स। सीड्स क्या होता है? अगर हमें बेस्ट यील्ड चाहिए, ठीक? तो हमें क्या होना चाहिए? या तो हमारे पास हाइब्रिड सीड्स होने चाहिए, जो हर साल उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। या तो नॉन हाइब्रिड है, तो हर तीसरे साल पे रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक? 2 ही तरह के सीड्स होते हैं, या तो हाइब्रिड होंगे या नॉन हाइब्रिड होंगे। हाइब्रिड है तो हर साल रिप्लेस करिए फॉर बेस्ट यील्ड, और अगर नॉन हाइब्रिड है तो हर 3 साल पे उसको वो करिए, रिप्लेस करिए। इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक तो जो नए सीड्स आते हैं वो महँगे होते हैं, तो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल और अवेलेबल भी नहीं हो पाते हैं सबको। इसकी वजह से हमारे यहाँ यील्ड कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 100% एफडीआई सीड्स के मामले में, 100% ऑटोमेटिक रूट से, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई इसमें अप्रूव हो गया है इन सीड डेवलप करने के लिए 100% एफडीआई है। फिर सीड विलेज कॉन्सेप्ट, ग्रुप ऑफ फार्मर्स इन अ विलेज, ट्रेनिंग मिलती है उनको काहे के लिए? टू प्रोड्यूस सीड्स टू फुलफिल सीड डिमांड ऑफ देयर ओन एंड नेबरिंग विलेजेस। समझ में आ गया? एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं किसी विलेज में, एक विलेज है जहाँ पे ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं, उनको ट्रेनिंग काहे के लिए मिल रही है कि सीड्स प्रोड्यूस करने की ट्रेनिंग मिल रही है, जिससे कि क्या होगा, अपना भी और नेबरिंग विलेजेस को भी ये सीड्स प्रोवाइड कर पाएंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट है सीड बैंक या सीड वॉल्ट, प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो हमारे यहाँ स्वालबॉर्ड नॉर्वे में एक सीड वॉल्ट बना हुआ है, जहाँ पे दुनिया भर की जितनी भी सीड्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखा गया। कभी ऐसा हो डूम्सडे आ जाए तो हमारे पास एक जेनेटिक डाइवर्सिटी बची रहेगी कि आगे से हमें शुरू करना है तो हमारे पास सीड्स बचे रहें, ठीक? तो सीड बैंक या वॉल्ट हो गया, इट सप्लाई सीड्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज,
तो ये हो गया ग्लोबल लेवल पे स्वालबॉर्ड नॉर्वे में है, आर्कटिक ओशन के पास जो है, ठीक। और इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में जो फंडिंग होती है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करती है, ठीक। उसके बाद आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 फेजेस में, फेज 1 जब था मिड 1960s से मिड 1970s के बीच में। उस समय जो क्रॉप्स में हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन वो थी मेन व्हीट और राइस। स्टेट्स कौन से थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक। फेज 2 मिड 1970s से मिड 1980s, इसमें थी जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी उसको और ज्यादा, जो स्टेट्स यहाँ पे 3 ही स्टेट्स थे, यहाँ पे उन स्टेट्स को नंबर बढ़ा दिया गया और इन दोनों क्रॉप्स के अलावा भी क्रॉप्स ऐड कर दी, जैसे मेज वगैरह ऐड हो गई थी, तो अदर क्रॉप्स अपार्ट फ्रॉम राइस एंड व्हीट, ठीक। अब बायोफोर्टिफिकेशन माने क्या होता है? बायोफोर्टिफिकेशन माने क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स। बायोफोर्टिफिकेशन कि हमें क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी है तो उसको बायोफोर्टिफाई कहते हैं। अब आईसीएआर ने डेवलप किया है क्या? सीआर धान 310 राइस, ये प्रोटीन और जिंक में हाई है, तो ये बायोफोर्टिफिकेशन किसने किया? आईसीएआर ने। जर्मन्स ने क्या किया है? गोल्डन राइस किया है विटामिन ए के लिए, तो विटामिन ए को न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए गोल्डन राइस की विटामिन ए इंजेक्ट किया गया, तो बायोफोर्टिफिकेशन के 2 एग्जाम्पल हो गए, एक धान 310 और एक गोल्डन राइस, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स और लैंड रेसेस में क्या फर्क होता है? हाइब्रिड सीड लैब में बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, और जो लैंड रेसेस होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं वेरिएंट्स ऑफ कॉमनली कल्टीवेटेड क्रॉप्स। जैसे हमारे यहाँ वो हुआ था, कोविड आया था, तो उसके अपने आप वेरिएंट्स चेंज हो रहे थे, है ना, अपने आप नेचुरल तरीके से हो रहे थे। तो उसी तरह जब नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स होते हैं तो उनको लैंड रेसेस बोलते हैं, और ये क्लाइमेट रेजिलियंट होते हैं, मतलब क्लाइमेट झेल सकते हैं कोई भी तरह का, और बेटर क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स भी इनमें मिलते हैं, ठीक है। इतना ही था उसमें। बाकी एक चीज़ और ये थी, इसमें पेप्सी और पोटैटो फार्मर्स का एक केस हुआ था, तो उसमें ये चीज़ है कि जो इंडियन पेटेंट्स एक्ट है 1970 वाला, वो इट डज़ नॉट गिव पेटेंट टू सीड्स या प्लांट वैराइटीज़। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि क्या ये वाला एक्ट सीड्स को पेटेंट देता है? तो इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 इट डज़ नॉट गिव पेटेंट टू सीड्स या प्लांट वैराइटीज़। जो दूसरा एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, इट ग्रांट्स आईपीआर टू प्लांट ब्रीडर्स, researchers, farmers who have developed any new plant varieties, ठीक है। तो 2 एक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, पेटेंट्स एक्ट 1970 और ये 2001 वाला। फिर जीएम क्रॉस मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं? डेवलप्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन विद अदर प्लांट्स, ठीक। ट्रांसजेनिक या जीएम सीड्स क्या होते हैं? डेवलप्ड बाय ट्रांसफरिंग सिलेक्टेड जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, ठीक। तो जो जैसे कि हमारा कॉटन में बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis था, वो कॉटन के उसमें प्लांट किया गया था, इंसर्ट किया था, तो ये कॉटन बन गया हमारा बीटी कॉटन। इससे क्या हुआ, जो बुलवर्म पेस्ट था जिससे इसको खतरा था कॉटन की क्रॉप को, वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप थी उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, और ये हमारे इंडिया में 2002 में अलाउ हो चुका है बीटी कॉटन, ठीक। अब जीएम क्रॉप को रेगुलेट कौन करता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंडर एक कमिटी है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये रिकमेंड करती है कि हमें बीटी कॉटन को या कोई भी क्रॉप को जीएम क्रॉप बनाना है कि नहीं, और उसको फाइनलाइज कौन करता है? इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो 3 चीज़ हो गई, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर जीएक, उसके अंदर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो फाइनल परमिशन देती है। इंडिया में कौन-कौन सी क्रॉप्स हैं? बीटी कॉटन ने रिकमेंड किया, बीटी कॉटन के लिए इसने रिकमेंड किया, मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया, बीटी कॉटन हमारे यहाँ है 2002 से। बीटी ब्रिंजल जीएक ने रिकमेंड किया है, मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया, तो ब्रिंजल नहीं है। जीएम मस्टर्ड जीएक ने रिकमेंड किया, अभी इनकी पेंडिंग चल रही है, ना रिजेक्टेड है ना अप्रूव्ड है। जीएम रबर ट्रायल्स चल रहे हैं, जब ट्रायल्स हो जाएंगे तब ये रिकमेंड करेंगे, उसके बाद उनके अप्रूवल के लिए जाएगी। जीएम सोया मील, ये इंपोर्ट इसको हम लोग कर सकते हैं, जीएम क्रॉप को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी? सोया मील, ठीक। अब चैलेंजेस इसमें क्या है? 3 चैलेंजेस है मेन। बायो सेफ्टी, कि अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है तो हो सकता है उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो सकती है। ट्रेड फीस जो रॉयल्टी देनी पड़ती है हम लोग को, और टर्मिनेटर जीन, प्रोड्यूसर क्रॉप्स। अच्छा, जो इस तरह के जो जीएम क्रॉप्स होते हैं
उनमें कुछ-कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो 1 साल क्रॉप होने के बाद वो काम करना बंद कर देती है, तो हमको हर साल रिप्लेस करना पड़ता है और वो हो जाता है महँगा, ठीक? तो ये इसके डिसएडवांटेजेज़ हैं और हमारे यहाँ टर्मिनेटर जीन्स जो होते हैं वो बैन है इंडिया में, ठीक है? क्लियर? स्मार्ट कॉर्न जीएमओ यूएसए एक इसका ये कॉर्न की एक वो है, वेरिएंट है, जो यूएसए की है। इसका क्या था शॉर्ट हाइट है, तो ये स्टॉर्म रेजिस्ट कर सकती है। जो लंबे पेड़ होते हैं स्टॉर्म में उखड़ जाते हैं, ये इसको हाइब्रिड तरीके से इसको बनाया गया था। बेयर कंपनी ने क्या किया था फॉरेन जीन को जो फॉरेन जीन हार्मोन जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिक क्या होती है जो हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन होता है प्लांट्स में, उसको प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया था आर्टिफिशियल तरीके से, तो हाइट ग्रोथ स्टॉप हो गई, तो प्लांट ग्रोथ भी कम हो गई। ये 2023 में अलाउ हो गया है, जहाँ तक यूएसए में ही हुआ है। यूएसए यहाँ क इंडिया में अलाउ हुआ है 2023 में, ठीक है? जो यहाँ इसकी ये वाली क्रॉप है, स्मार्ट कॉर्न जीएमओ, ठीक? फिर साथी पोर्टल किस लिए है? सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल, ये इसकी फुल फॉर्म थी। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का। तो साथी पोर्टल किसका है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का। इकोनॉमिक सर्वे 2025 जो अभी लेटेस्ट वाला है, उसके हिसाब से इंडिया में 12% ऑफ ग्लोबल सीरियल, लेकिन हमारा पर हेक्टेयर क्रॉप यील्ड जो कंट्री है वो लोअर देन अदर्स है। ठीक है? तो हम वर्ल्ड का 12% सीरियल ग्रो कर रहे हैं, पर हमारा जो पर हेक्टेयर यील्ड है वो बाकियों से कम है। ये सेंटेंस एज़ इट इज़ उठा के दे सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का ही है लेटेस्ट वाला, तो ये पता होना चाहिए। देयरफॉर क्वालिटी ऑफ सीड्स और फर्टिलाइज़र बहुत इम्पोर्टेंट है इसी वजह से, क्योंकि हमारा पर हेक्टेयर यील्ड बहुत कम है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर आउटपुट कम हो रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब जो पंजाब राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पे हमें हीट टॉलरेंट व्हीट वैराइटीज़ की आवश्यकता है। ये सब इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है। ठीक? इंडियन सॉइल जो है वो डेफिशिएंट है ऑर्गेनिक कार्बन में, ठीक? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी। अभी उसको देखना है कि मैक्रो में कौन-कौन से आते हैं, ठीक? तो इंडियन सॉइल हमारा किस पे डेफिशिएंट है? ऑर्गेनिक कार्बन में, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में। ये सब हमारा इकोनॉमिक सर्वे में अभी दिया हुआ है। यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया प्लस सल्फर, डिक्रीजिंग वेस्टेज एंड इंक्रीजिंग प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक। तो यूरिया गोल्ड को हमें प्रमोट करना है, जो यूरिया गोल्ड मतलब जिसमें सल्फर भी ऐड हो तो यूरिया गोल्ड, इससे वेस्टेज कम होता है और प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी बढ़ जाती है। We should use drones and fertigation to optimize fertilizer application. Fertigation माने क्या होता है? ये इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। Fertigation मतलब adding fertilizer within irrigation water by drip system. तो जब हम जिससे पानी से इरिगेशन कर रहे हैं उसी में फर्टिलाइजर डाल दें तो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें जाता है, वेस्टेज कम होती है। ठीक है? तीसरा इनपुट क्या है हमारा? वाटर। 17% पॉपुलेशन है हमारे पास और 4% वाटर रिसोर्सेज है, ठीक? उधर क्या था? 2.5% लैंड थी, 4% वाटर। इंडिया वाटर स्ट्रेस्ड है। मोर देन 50% ऑफ आवर एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट है। ओनली 4 मंथ्स का मॉनसून होता है हमारे यहाँ। इफ एल नीनो तो आउटपुट और कम हो जाता है। तो एग्जाम्पल 2014-15 में हमारे यहाँ ड्रॉट आया था, फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया था क्योंकि एल नीनो ईयर से। अब कंट्रीज विद लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे ग्राउंड वाटर से इरिगेशन होता है, उसमें सबसे नंबर 1 पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे यूएसए है। इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी, रेशियो ऑफ क्रॉप आउटपुट टू इरिगेशन वाटर अप्लाइड। इसका मतलब जो इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? किसका रेशियो? कि क्रॉप आउटपुट का रेशियो किस पे? जितना हमने इरिगेशन वाटर अप्लाई किया है। इंडिया में 1 किलो राइस उगाने के लिए हमें कितना लीटर पानी चाहिए? 3000 से 5000 लीटर पानी चाहिए। वहीं चाइना 1 किलो राइस जब 1 किलो राइस जब उगाता है तो उसको 350 लीटर ही पानी चाहिए। ठीक है? समझ में आया? इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी मीन्स इट इज रेशियो ऑफ क्रॉप आउटपुट टू इरिगेशन वाटर अप्लाइड। ठीक है? तो इंडिया में 1 किलो राइस 3000 से 5000 लीटर पानी, वही राइस चाइना में 350 लीटर पानी, 1000 से भी कम। एमएसपी हेविली सब्सिडाइज्ड है। नहीं, एमएसपी अलग हो गया। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हेविली सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फर्टिलाइजर। 60% ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड बाय वाटर इंटेंसिव क्रॉप, शुगर, पैडी और केन। ये भी क्वेश्चन आया था कि 4 क्रॉप्स दे दी गई थी
और उसमें बताया गया, उसमें पूछा था कि कौन सी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप कौन सी हमारी, शुगर, पैडी और केन। तो एमएसपी, हेविली सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फर्टिलाइजर, ये सारे रीजन है कि हमारे यहाँ 60% ऑफ वाटर यूज होता है। जो हमने देखा ना 3000 से 5000 लीटर पानी हम लोग यूज कर रहे हैं 1 kg राइस उगाने में, क्या रीजन है, क्योंकि एक तो एमएसपी मिल रहा है, ऊपर से सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जो हमारे ट्यूबवेल्स चलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, जब सब्सिडी मिलती है तो लोग और ज्यादा अच्छे से मतलब मिसयूज करने लगते हैं। ये सारी चीजें 60% हमारा वाटर कंज्यूम होता है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में। ठीक, बाय 2050 इंडिया इन ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर वाटर इनसिक्योरिटी, तो इंडिया हॉटस्पॉट होगा वाटर इनसिक्योरिटी का 2050 तक। ठीक, टू अर्न 2x इनकम मल्टीपल क्रॉप्स एनुअली बट वाटर शॉर्टेज। देखो इसका जो हमारा 2022-23 तक का वो था टारगेट फार्मर्स इनकम डबल करने का, वो तभी हो सकती है जब हम एक साल में मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करें, लेकिन वो पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि वाटर शॉर्टेज है। ठीक है, तो ये एयर बुक इन्फो है जल शक्ति मिनिस्ट्री के दो डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक, वाटर की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP 2009 में आई थी, इसका ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट बॉस है, मतलब इसी के अंडर में है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब 60-40 या 50-50 का रेशियो रहता है फंडिंग में। एवरी रूरल पर्सन विथ सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग कुकिंग डोमेस्टिक नीड्स, ये इसका एम है कि हमें हर रूरल एरिया में जो कोई आदमी रह रहा है उसको सेफ वाटर मिलना चाहिए ड्रिंकिंग, कुकिंग और डोमेस्टिक नीड्स के लिए। एडिशनल फोकस किस पे है, एरियाज अफेक्टेड बाय आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड केमिकल कंटामिनेशन या इंसेफेलाइटिस डिजीज। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम के ही अंडर में है। 2019 में ये वाली स्कीम को किस में सब्ज्यूम कर दिया, जल जीवन मिशन में। ठीक, 2009 में आई थी, 2019 यानी कि 10 साल बाद इसको जल जीवन मिशन में सब्ज्यूम कर दिया। फिर दूसरी है पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये 2015 की स्कीम है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में है, 2025-26 तक ये इसकी मतलब ड्यूरेशन है, और 100% फंडिंग नहीं है, इसका मतलब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एम क्या है, टू इम्प्रूव द इरिगेशन कवरेज, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर यूजिंग 4 पिलर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इसके क्या है, एक तो इरिगेशन कवरेज हमें इम्प्रूव करना है, कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं हम लोग, और वेस्टेज ऑफ वाटर कैसे कम करना है, 4 पिलर से। कौन कौन से 4 पिलर है, एक तो है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक, दूसरा हर खेत को पानी, तीसरा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और ये चीज जो कंपोनेंट है ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देख रही है। वैसे इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, लेकिन ये वाला पिलर है ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में। और चौथा है वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद पर ड्रॉप मोर क्रॉप में क्या क्या यूज होते हैं, आपके ड्रिप्स, स्प्रिंकलर्स, पिवेट्स, रेन गन्स, लेटर पीडीपी से शिफ्टेड टू, अच्छा पर ड्रॉप मोर क्रॉप कहाँ शिफ्ट हो गई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। ठीक है, ये इसकी आगे पढ़ेंगे इसमें। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जो वाटरशेड डेवलपमेंट है वो कौन देख रहा है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और उसी के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इनको क्या करना है, वाटरशेड डेवलपमेंट करने के लिए चेक डैम्स सेटअप करना है, नाला बंद, फार्म पॉन्ड्स, टैंक्स प्लस ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज। जो एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से हैं, ट्रेडिशनल वाटर जैसे पुराने समय में लोग वाटर स्टोरेज कर सकते थे, जल मंदिर जैसे गुजरात में, खत्री और कुल हिमाचल प्रदेश में। अगर यही पूछ लिया कि ये क्या है, जैबो, इरी, ओरानीज, डोंग्स, काटाज एंड बंधास, तो ये क्या है, ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम्स है। ठीक है, तो जैबो नागालैंड का, इरी ओरानीज तमिलनाडु का, डोंग्स आसाम का, काटाज एंड बांदाज उड़ीसा एंड एमपी। ठीक, जो माइक्रो इरिगेशन हम लोग कर रहे हैं उसके चैलेंजेस क्या क्या है, हाई कॉस्ट है परचेज की, स्ट्रैम्पलिंग बाय एनिमल्स, कभी कभी एलिफेंट्स वगैरह आते हैं तो छोटे छोटे जैसे ड्रिप जो स्प्रिंकलर्स हैं, अगर एलिफेंट उस पर चल गया तो काम खराब हो जाएगा। रिपेयरमैन नॉट अवेलेबल लोकली, उस चीज को रिपेयर करने के लिए रिपेयरमैन आसपास अवेलेबल नहीं होते हैं, और रिपेयर कॉस्ट नॉट कवर्ड इन क्रॉप इंश्योरेंस। तो क्रॉप इंश्योरेंस भी हम लोग फसल बीमा योजना वगैरह लेते हैं, उसमें इस अगर इंस्ट्रूमेंट टूट गया तो उसको रिपेयर करने का कॉस्ट कवर नहीं होता है। इसी ये सारी चीजें डिस्करेज करती है फार्मर्स को
ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन यूज करने के लिए, इसी बदले क्या करते हैं वो पूरी जो इरिगेशन जो लैंड है वही पूरी फ्लड कर देते हैं पानी से, काम ही खत्म। तो उससे वाटर वेस्टेज होता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, ठीक, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके बाद स्टेट कैन ऑब्टेन एक्स्ट्रा लोन्स फ्रॉम नाबार्ड्स माइक्रो इरिगेशन फंड। इसको चलाने के लिए स्टेट को एक्स्ट्रा लोन्स कहाँ से मिलते हैं? नाबार्ड के फंड से। क्या नाम है उसका? माइक्रो इरिगेशन फंड से। यूनियन टू गिव 2% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन्स टेकन बाय स्टेट्स फ्रॉम नाबार्ड, ठीक। तो यूनियन लोन देता है, स्टेट्स लोन ले रहे हैं नाबार्ड से, उस लोन जो लोन पे जो इंटरेस्ट होगा उसका 2% इंटरेस्ट सब्सिडी कौन देगा? यूनियन देगा स्टेट्स को। सब्सिडी टू परचेज माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट, स्मॉल फार्मर्स को या मार्जिनल फार्मर्स को 50% सब्सिडी मिलती है और अदर फार्मर्स को 45% मिलती है, ठीक। नमामि गंगे योजना कब आई थी? 2015 में। 1986 में गंगा एक्शन प्लान आया था। कौन लाया था? पीएम राजीव गांधी। 2008-9 में गंगा को नेशनल रिवर घोषित किया गया और 2015 में जो प्रीवियस स्कीम्स चल रही थी यानी कि ये सारी, उन सबको मिला के क्या कर दिया? नमामि गंगे कर दिया, ठीक है। और इसका वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंडर में ये स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक। 100% यूनियन फंडिंग कर रहा है। किस लिए आया ये नमामि गंगे? टू मेक गंगा पोल्यूशन फ्री इन नेक्स्ट 5 years थ्रू सीवेज एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों के लिए ये आई थी, ठीक। उसके बाद ठीक, उसके बाद जल क्रांति अभियान, ये भी आया है 2015 में, ठीक। इसकी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इसके अंडर में आया है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इसका क्या एम है? हमें हर डिस्ट्रिक्ट में 2 विलेजेस जो एक्यूट वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं उनको क्या करना है? जल ग्राम बनाना है, ठीक। एफर्ट्स वाटर सरप्लस विलेजेस, तो जल ग्राम बनाएंगे, एफर्ट्स करेंगे, उसमें कैसे करेंगे? पॉन्ड्स वगैरह बना के, उससे फिर वाटर सरप्लस विलेजेस बनाना है, कन्वर्ट करना है वाटर शॉर्टेज को वाटर सरप्लस में। नॉट अ सेपरेट स्कीम, रुपीज मोबिलाइज फ्रॉम स्कीम्स, अच्छा कोई सेपरेट स्कीम नहीं है ये। जल क्रांति अभियान, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से, NRWWP हमने जो ऊपर पढ़ा, मनरेगा एटसेट्रा से, टू क्रिएट डगवेल्स, वाटरशेड, आर्टिफिशियल रिचार्ज टैंक्स, ये सब की फंडिंग से होती है ये वाली स्कीम की फंडिंग। उसके बाद जल शक्ति अभियान आया 2000 ऑनवर्ड्स, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए आया था। फिर जल जीवन मिशन रूरल में 2019 में आया, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में। ऑब्जेक्टिव क्या था? हर घर जल, पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स बाय 2024 टू सिटीज विद, अब ये तो रूरल एरिया की बात हो गई, और जो जहाँ पे मिलियन प्लस पॉपुलेशन है उन सिटीज में भी ये पहुंचाना था 2020 तक। फोकस क्या था? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से करना था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज एंड एग्रीकल्चर, जो भी हाउस होल्ड से वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको हम लोग एग्रीकल्चर में रीयूज कर लेंगे। एडिशनल फंड्स फ्रॉम कैंपा, फंड्स जो अगर हमें इसके लिए चाहिए तो कहाँ से आ रहा था? कैंपा से भी आ रहा था। अगर ये सेंटेंस में आता है प्री में, तो फंड्स यहाँ से भी आ रहे थे। कैंपा का फुल फॉर्म कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक। दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन, ये वाला रूरल था। जल जीवन मिशन अर्बन 2021 में, 2 साल बाद, टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ टैप कनेक्शन दे दिया, फंक्शनल होने चाहिए, टू हाउसेज इन ऑल 4378 अर्बन लोकल बॉडीज, सारे जितने भी हैं। ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज, ठीक है। उसके बाद अटल भूजल योजना या अटल जल 2019 में आया, जल शक्ति मिनिस्ट्री। फंडिंग क्या थी? 50-50, 50% दिया है यूनियन ने और 50% दिया है वर्ल्ड बैंक ने। किसमें? अटल भूजल योजना में। नॉट पैन इंडिया बट ओनली इन 7, सिर्फ 7 स्टेट्स में ये लाई गई थी। कौन कौन से? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, UP। पंचायत लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल चेंज, इसी के अंडर में पंचायत ही जो भी कराएगा वो कराएगा, बिहेवियरल चेंज भी और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट भी।
बेटर परफॉर्मिंग ग्राम पंचायत को फंडिंग ज़्यादा दी जाएगी, और विलेजेस फॉर्म्ड इनटू वाटर यूजर एसोसिएशंस टू ट्राई मिनिमाइजिंग वाटर वेस्टेज, बिल्डिंग वाटर एसेट्स एक्सेट्रा। तो मतलब विलेजेस को वाटर यूजर एसोसिएशन के फॉर्म में ग्रुपिंग कर दी गई थी ताकि वाटर वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके। ड्रिप कब आया था? 2012 में, और इसका धर्मा वेब पोर्टल है। और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 2016 में आया, रिमोट सेंसिंग फॉर वाटर रिसोर्सेज, फ्लड फोरकास्ट। नाबार्ड बजट 2017 में क्या किया गया? नाबार्ड गिवन फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइक्रो इरिगेशन 5000 करोड़ नाबार्ड को उसमें दिया गया था। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, नीति आयोग ने इंडिया को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, नॉन हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स और यूटीज। ठीक है। नीति रैंक्स देम इनटू 9 थीम्स एंड 28 इंडिकेटर्स अगेंस्ट बेस ईयर 2017-18। ये जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है उसमें नीति आयोग 9 थीम्स और 28 इंडिकेटर्स में इन तीनों अलग अलग जो सेक्शंस है उसमें रैंकिंग देता है 2017-18 बेस ईयर मान के। ठीक है। और फिर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो आया था वो 2022 के प्रोजेक्ट में बात की गई थी। कौन कौन सी रिवर इंटरलिंकिंग इस समय चल रही है? केन बेतवा, दमन गंगा पिंजल, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पिन्नार और पिन्नार कावेरी, ये सारी वाटर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स में है। उसके बाद इरिगेशन ऑब्जर्वेशन, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2025 में क्या बोला गया इरिगेशन से रिलेटेड, ओनली 55% सोन एरिया गेट्स इरिगेशन। ठीक। 2/3 ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंड फेसेस ड्रॉट थ्रेट, 2/3 ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंड। पंजाब, हरियाणा, यूपी और तेलंगाना हाई इरिगेशन कवरेज, सो लेस वल्नरेबल टू ड्रॉट। यहाँ पे इरिगेशन कवरेज ज्यादा है इसलिए ड्रॉट का खतरा यहाँ पे कम है। जीआईएस और एप्स लाइक क्लार्ट जीआईएस और अवनी ग्रामीण ऐप आइडेंटिफाई वाटर बॉडीज थ्रू जियो टैग्ड इमेजेस। तो ये सारी जो एप्स हैं ये किस लिए हैं? तो वाटर बॉडीज उसको लोकेट करती हैं थ्रू जियो टैग्ड इमेजेस। ठीक है। ये सब इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। और रिजुवेनेटिंग वाटर बॉडीज अक्रॉस इंडिया इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें इससे इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे। बस।